वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। आज हम बात करेंगे कि मांग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। मांग में परिवर्तन मूलतः दो प्रकार से होता है। पहला है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र पर संचलन, और दूसरा है मांग में परिवर्तन या मांग वक्र का खिसकाव। सुनने में ये दोनों ही टॉपिक आपको थोड़े सेम से लग रहे होंगे और थोड़े कंफ्यूजिंग से भी। ये दोनों ही टॉपिक हैं, इसको मैं अलग अलग बिल्कुल क्लियर वे में और ग्राफ के साथ आपके सामने रखूंगी और समझाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पहला जो मांग में परिवर्तन का स्वरूप है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र पर संचलन। इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो मांग है वो पूर्ण रूप से केवल कीमत, वस्तु की कीमत पर डिपेंड है। अन्य बातें समान हैं, मतलब अन्य बातें अपरिवर्तित हैं। और फिर हम कीमत को घटा और बढ़ा कर देखते हैं कि मांग में किस तरह का परिवर्तन होता है। भाई, आप गए मार्केट में कोई सामान लेने, आपके पास पैसे हैं उस सामान को लेने के लिए। मान लीजिए वही आप फ्रूट्स लेने गए हैं और वहाँ पर जाते हैं तो आप देखते हैं फ्रूट्स की कीमत जो है वह P है, और यहाँ पे आप क्वांटिटी कितनी लेते हैं, Q, यानी कि इतनी कीमत पे आप इतना Q लेने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे क्या हो जाए, कम हो जाए और हो जाए P1, प्राइस गिर कर यहाँ P1 हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो Q है यानी क्वांटिटी जो है वो हो जाएगा Q1। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि आप क्या करेंगे, इस सामान को सस्ता होने की वजह से इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। जब आप इसकी मात्रा बढ़ाते हैं तो पहले तो आप इस इक्विलिब्रियम पे थे, यहाँ संतुलन था, यहाँ आप थे। अब क्या करते हैं, यहाँ से आप E1 पर चले आते हैं। यानी यहाँ क्या हुआ, आप मांग वक्र पर वॉकिंग वो नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मांग में जो विस्तार हुआ, आपके मांग का विस्तार, यानी क्यू के लिए आपका जो मांग है वो विस्तृत हो गया, वो बढ़ गया पी के यानी प्राइस कीमत के कम होने पे, और आपने ई बिंदु से E1 बिंदु पे संचलन किया। यानी ये हो गया कि मांग में विस्तार, मांग वक्र पर नीचे की ओर संचलन। यहाँ क्या है, वस्तु की कीमत में कमी के कारण यह होता है। इसका दूसरा पहलू क्या है, जब मांग वक्र पर ऊपर की ओर संचलन होता है। देखिए, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है यानी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, अपनी मांग को घटा देते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड का फंडामेंटल थ्योरी है कि हम अपने डिमांड को घटा देंगे जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए वस्तु की कीमत P से बढ़ कर के P2 हो जाती है। जब यह P2 हो जाती है तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने, यहाँ पे क्या हुआ, कीमत बढ़ गई, तो आप अपने Q के मांग को क्या कर लेते हैं, घटा कर Q2 कर लेते हैं, और यहाँ पे आप चले आते हैं संचलन करते हुए। लेकिन यहाँ कीमत बढ़ने के कारण आपने जो है संचलन ऊपर की ओर किया, यानी अपनी मांग को, अपनी जो मात्रा है उसको घटा दी, मांगी गई मात्रा घटा दी आपने, और आपने मांग वक्र पर ऊपर की ओर संचलन किया, ऊपर की ओर संकुचन हुआ या आपने वॉक किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कीमत के बढ़ने के कारण आप ऊपर की तरफ संचलन करते हैं और कीमत के घटने के कारण आप नीचे की ओर संचलन करते हैं। और नीचे की ओर संचलन वस्तु की कीमत में कमी के कारण होता है, और ऊपर की ओर संचलन वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण होता है। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग पर संचलन जो है वह वस्तु की कीमत पर पूर्ण रूप से आधारित और डिपेंड होता है। सभी चर जब परिवर्तनीय होते हैं तो मांग में वृद्धि जो होती है उसके 3 कारण होते हैं। मान लीजिए आपकी आय में वृद्धि हो जाती है, आप पहले से ज़्यादा अर्निंग करने लगते हैं, तो क्या करेंगे, आप
अपनी डिमांड को वस्तुओं के लिए बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आप यह नहीं देखेंगे कि उसकी कीमत बढ़ी या घटी, उसकी स्थिर कीमत पर भी आप अपने डिमांड को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आय बढ़ी है। दूसरा है प्रतिस्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। यहाँ क्या है, मान लीजिए कि चीनी है और गुड़ है, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की प्रतिस्थानापन्न है। यहाँ एक दूसरे का यूज एक दूसरे की जगह पे किया जा सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि चीनी की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, तो हम गुड़ की जो मांग है वो बढ़ा देते हैं। भाई चीनी की कीमत बढ़ गई, हम उसे नहीं लेंगे, लेकिन गुड़ का डिमांड हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ भी डिमांड ऑफ गुड्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और तीसरा है पूरक वस्तु की कीमत में कमी। यहाँ पर ये मान लीजिए कि जैसे कि आपके पास एक पेन है और पेन और स्याही, तो स्याही की कीमत में अगर कमी होती है, बहुत कम में हो जाता है, उसकी कीमत में कम हो जाती है, तो आप सोचेंगे चलो भाई स्याही वाला ही पेन यूज किया जाए। तो यहाँ पे आप डिमांड ऑफ पेन, स्याही वाला पेन आप क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यहाँ पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो गई। जब दवात में या स्याही में कमी हो जाती है उसकी कीमत में, तो आप यहाँ स्याही वाले पेन की जो कीमत की जो डिमांड है उसकी, वो आप क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये 3 मूल कारण है जिससे आप डिमांड बढ़ा देते हैं। यहाँ क्या होता है, उसी कीमत P पर जहाँ आप क्वांटिटी Q लेते हैं, जब आपकी आय में वृद्धि होती है या प्रतिस्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है या पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है, तो आप इसी कीमत पे अपनी जो मांग वक्र है, यानी मांगी गई जो पूरा मांग है आपका, उसको आप विवर्तित करके दाहिनी ओर ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं। ये नया वक्र हमारा D1 बन जाता है और इसी कीमत पे हम क्वांटिटी जो है वो बढ़ा के Q1 कर लेते हैं। यहाँ एक स्थिर कीमत पे हमारा Q से Q1 क्वांटिटी बढ़ा, यानी कि मांग में हमारी वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन 3 कारणों से मांग जो होती है विवर्तित होकर मांग वक्र जो है वो दाईं ओर खिसक जाती है। इसे कहते हैं मांग वक्र में दाईं ओर खिसकाव। और इसका कारण 3 है, आय में वृद्धि, प्रतिस्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में कमी। दूसरी ओर जब सभी चर परिवर्तनीय हैं तो मांग में कमी किस ढंग से होती है। मान लीजिए आपकी जो आय है उसमें कमी हो जाती है। जब आपकी आय में कमी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, अपनी डिमांड का संकुचन कर लेते हैं, उसे कम कर लेते हैं। ये सामान्य वस्तु के लिए होता है। आय में कमी से सामान्य वस्तुओं के डिमांड में कमी आती है। दूसरा है प्रतिस्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी। जैसे वही चीनी और गुड़ का हमने उदाहरण लिया था, यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए गुड़ के कीमत में कमी होती है। जब गुड़ की कीमत में कमी होती है, प्रतिस्थानापन्न वस्तु की कीमत में जब कमी आती है तो हम उसका उपयोग बढ़ा देते हैं और दूसरे का घटा देते हैं। तो यहाँ हमारा चीनी का जो उपयोग था वो भी घट जाएगा। तीसरा है पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। मान लीजिए स्याही और पेन का मैंने उदाहरण लिया था, तो अगर स्याही में वृद्धि होती है, इसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो हम स्याही वाला पेन ना प्रेफर करके डॉट पेन से लिखेंगे, स्याही वाले पेन को प्रेफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 कारण है जिससे हमारा ये जो डिमांड वक्र है वह संकुचित होके नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर यह नीचे की ओर आ जाता है और इसी कीमत पे हम जो है अपने मांग को संकुचित कर लेते हैं। जो मांग में परिवर्तन है Q से Q1 को घट के Q1 हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो डिमांड रेखा है, मांग रेखा है, वह नीचे की ओर यानी बाईं ओर खिसक जाती है। तो यहाँ हम कहते हैं कि मांग में कमी हो गई और मांग वक्र में बाईं ओर खिसकाव हुआ।
इस प्रकार हमने देखा कि जो मांग में परिवर्तन का कारण क्या है, मांग के निर्धारकों में परिवर्तन, मांग के जितने निर्धारक हैं उनमें परिवर्तन, और मांग की मात्रा में परिवर्तन का क्या कारण है, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन जब अन्य बातें स्थिर हों। तो यहाँ मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन में डिफरेंस है, और इन दोनों के होने का कारण भी अलग अलग है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में समझाई गई सारी बातें आपको बहुत इजीली समझ में आई होंगी और आपके मन में सेट हो गई होंगी। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, और इससे ज़रूर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से तैयार करें। गुड बाय।